वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने वाले हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा आगे चल के। बट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत होने वाली है। तो पहले तो हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, वो सब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट होगा कैसे। देन एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट पहले उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो होगा रेस्ट एपीआई का प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हाइबरनेट का एंड माइस्क्ल का इंटीग्रेशन होगा। इसमें हम किसी पर्टिकुलर एक एंटिटी के ऊपर वर्क करेंगे। वर्क मतलब जैसे बहुत सारे बेसिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एंटिटी की बात करते हैं तो इस एंटिटी में हम टोटल 3 एंटिटी के ऊपर काम करेंगे, जो है प्रोडक्ट, सप्लायर एंड कैटेगरी। तो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी, नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, क्वांटिटी एंड प्राइस, ऐसी फील्ड्स आने वाली है। सेम एज इट इज सप्लायर के रिलेटेड कुछ फील्ड होगी एंड कैटेगरी के रिलेटेड कुछ फील्ड होगी। इस प्रोजेक्ट में ना मैपिंग का भी काम होने वाला है। जैसे प्रोडक्ट में सप्लायर का एंड कैटेगरी का मैपिंग हुआ है। प्रोडक्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होंगे, जैसे सेव प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट। ये सारे जो ऑपरेशंस है वो सारे बेसिक ऑपरेशन है। इसके अलावा सेकंड कॉलम में अगर देखेंगे ऑपरेशन नंबर 6 to 10, यहाँ पे थोड़ा बहुत फिल्टरिंग का काम किया गया हुआ है। ऑपरेशन नंबर 11 एंड 12 में यहाँ पे कुछ तो एक्सेल सीट रिलेटेड ऑपरेशंस होने वाले हैं। तो ये सारे जो ऑपरेशंस है ये प्रोडक्ट एंटिटी के रिलेटेड है। सेम ऐसे ही ऑपरेशन सप्लायर एंड कैटेगरी के रिलेटेड भी कुछ ऑपरेशंस होंगे। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें आगे चल के ये भी देखना है कि कैसे डेटा वैलिडेशन किया जाता है, कैसे कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग की जाती है इन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, कैसे एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे। तो चलिए प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगा बाय यूजिंग स्प्रिंग टूल सूट। एसटीएस के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस हम जान लेते हैं कि एसटीएस के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, एक्चुअल रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लीट किया जाता है, कैसे एक्चुअल रिक्वायरमेंट के ऊपर थिंकिंग की जाती है। ये सारी चीज़ें हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू जानने का ट्राई करेंगे। तो अगर आपने कभी एसटीएस यूज किया रहेगा तो ये ऑप्शन आपको पता ही रहेगा कि एसटीएस के अंदर एक ऑप्शन आता है स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आपको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको जाना है न्यू पे, फाइल, ये न्यू फाइल के अंदर न्यू ऑप्शन है। न्यू के अंदर यहाँ पे दिख रहा है सेकंड ऑप्शन, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, स्प्रिंग का एक स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हम देंगे। एक्चुअली प्रोजेक्ट का नाम भी कैसे दिया जाता है, प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है एक्चुअल आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप प्रोजेक्ट किसके लिए बना रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम प्रोजेक्ट जो बनाएंगे उसका नेम हो सकता है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोडक्ट रेस्ट एपीआई। इस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को नाम दे सकते हैं। तो एज इट इज़ हमें इसको इसे डिज़ाइन करना है। तो प्रोजेक्ट का नाम भी मैं देता हूँ स्प्रिंग, ये प्रोडक्ट रेस्ट एपीआई, ये नाम हम दे सकते हैं। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई। ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। अभी बाकी चीज़ें हमें सारी सेलेक्ट करनी है। आर्किटेक्चर कैसे रहेगा, मेवन पे बनाना है या फिर ग्रेडल में बनाना है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेवन के अंदर। पैकेजिंग जार रखनी है, जावा लैंग्वेज में करेंगे। जावा का वर्जन रहेगा 1.8, तो मैं यहाँ पे 1.8 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रुप आईडी क्या होता है ये भी हम एक्चुअली डिटेल में देखने वाले हैं, ग्रुप आईडी का मीनिंग क्या रहता है। बट अभी फिलहाल इतना ही माइंड में रखो कि ग्रुप मतलब जैसे कि एक पैकेज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ कॉम डॉट हाउ टू डू। यस, ये मैंने जस्ट एक पैकेज का नाम जैसे देते हैं वैसे ग्रुप का नाम दे दिया है यहाँ पे। आर्टिफैक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, जो भी आप नेम में चेंजेस करते हो वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। वर्जन स्टार्टिंग में हम 0.01 ही रखेंगे। तो जैसे जैसे रिलीजेस चले जाते हैं प्रोजेक्ट, हम मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया और फर्स्ट रिलीज हो चुका है, तो उस समय प्रोजेक्ट का वर्जन रखा जाता है 0.0.1। और स्नैपशॉट मतलब अभी भी चल रहा है उसके ऊपर वर्किंग। जैसे फर्स्ट रिलीज होगा और नए चेंजेस आ जाएंगे रिलीज के बाद, तो सेकंड वर्जन होगा 0.0.2, मे बी 3, 4 ऐसे रिलीजेस चले जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम उस प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हैं
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोडक्ट प्रोडक्ट रेस्ट एपीआईज। ठीक है, पैकेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस समय जो हम पैकेज देते हैं वो होता है हमारा रूट पैकेज। तो जो भी स्प्रिंग का एप्लीकेशन रन करने के लिए, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन करने के लिए एक मेन क्लास जनरेट होता है, वो इस पैकेज के अंदर आएगा और उसी को बोला जाएगा रूट पैकेज। तो ये बहुत सोच समझ कर देना, रूट पैकेज क्या होगा। यहाँ पे मैं देता हूँ रूट पैकेज एज इट इज ग्रुप आईडी के तरह ही देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दे दिया com डॉट हाउ टू डू। ओके, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। प्रोजेक्ट बना देते हैं। इसमें आपको स्प्रिंग बूट का वर्जन सेलेक्ट करना है 2 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ 2.730। ऐसा ही क्यों? क्योंकि देखो अभी ये 3 जो आया है ना, ये रिसेंटली आया है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये अब पहले जानना पड़ेगा एंड देन ही उस प्रोजेक्ट उसके अंदर हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो स्टेबल वर्जन है जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें पता है, वही वर्जन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 2.7 समथिंग। ठीक है, तो ये बन गया प्रोजेक्ट। इनिशियली जो डिपेंडेंसी लगने वाली है वो यहाँ पे हम दे सकते हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या लगने वाला है। तो 2 डिपेंडेंसी तो यहाँ पे हमेशा लगेंगी जब भी हम स्प्रिंग बूट के अंदर काम करेंगे। एक होती है स्प्रिंग वेब ये वाली डिपेंडेंसी, और एक डिपेंडेंसी रहती है डेव टूल स्प्रिंग बूट डेव टूल। ओके, तो ये 2 डिपेंडेंसीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, ये डिपेंडेंसी 2 ऐड करने के बाद जस्ट फिनिश के ऊपर क्लिक करना है, नेक्स्ट एंड फिनिश। अभी इनिशियली हमने 2 ही डिपेंडेंसीज ऐड की है। आगे चल के और भी इसके अंदर डिपेंडेंसीज हम ऐड कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्टिंग में इनिशियली सोच सकते हो कि कौन सी डिपेंडेंसी लगने वाली है। तो हमें इस प्रोजेक्ट में माइस्क्यूएल एंड हाइबरनेट के साथ वर्क करना है। तो हाइबरनेट की भी डिपेंडेंसी हम इसी वक्त ऐड कर सकते हैं। तो हाइबरनेट की डिपेंडेंसीज आ जाएगी डेटा जीपीए के अंडर। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेटा जीपीए। यस, ये वाली डिपेंडेंसी सेलेक्ट कर ली। माइस्क्यूएल की डिपेंडेंसी लगने वाली है तो हम यहाँ पे माइस्क्यूएल भी लिख सकते हैं। बट मैं प्रिपेयर करता हूँ कि ये जो डिपेंडेंसी है माइस्क्यूएल ड्राइवर, ये हम यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका माइस्क्यूएल किसी अलग वर्जन का हो। तो अगर हम यहाँ से डिपेंडेंसी सेलेक्ट करेंगे तो ये लेटेस्ट वर्जन वाली डिपेंडेंसी देगा। तो माइस्क्यूएल की डिपेंडेंसी हम यहाँ से नहीं सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम माइस्क्यूएल की डिपेंडेंसी मेमो डिपॉजिटरी से लेके आएंगे। तो अभी हमारे पास 3 ही डिपेंडेंसीज बची हुई है, स्प्रिंग बूट डेव टूल, डेटा जीपीए एंड स्प्रिंग वेब। तो ये 3 डिपेंडेंसी के साथ हम प्रोजेक्ट को फिनिश कर लेते हैं। तो राइट कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो इंपोर्टिंग हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट हमारा बन रहा है। ये प्रोजेक्ट इंटरनेट से ही होके आएगा, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट बनने तक देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे आया। हमने प्रोजेक्ट बनाया था प्रोडक्ट रेस्ट एपीआई, ये वाला प्रोजेक्ट। यस, तो अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो स्ट्रक्चर भी पूरा कंप्लीट नहीं दिख रहा है। बट जैसे एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर फिर लिखेगा। और जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, ये एक्टिविटी जो प्रोग्रेस दिख रहा है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करनी है, नहीं तो क्रैश होने की चांसेस है। तो ये प्रोग्रेस कंप्लीट होने के बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली दिख रहा है। एसआरसी मेन जावा, एसआरसी मेन रिसोर्सेज, ये एक्चुअली मेमोन का स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे प्रॉपरली दिख रहा है। अभी हमें क्या करना है, जो भी हमने ये देखा था, इमेज में देखा था, उसको डिज़ाइन करना है। तो क्या क्या होना चाहिए, कौन से पैकेजेस होने चाहिए। पहले तो हम काम करते हैं पैकेजेस का स्ट्रक्चर रेडी करें। तो प्रोडक्ट रेस्ट एपीआई के अंदर एस आर सी मेन जावा के अंदर अगर देखते हैं तो एक ही पैकेज है जो है रूट पैकेज। और इसी रूट पैकेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा,
मेन एप्लीकेशन जिसको हम रन करेंगे, जिसके थ्रू स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं ना, पहले पैकेज स्ट्रक्चर रेडी करके रखते हैं। तो माइंड में इनिशियली जितने भी पैकेजेस आते हैं वो सारे क्रिएट करके रखने हैं। तो प्रोजेक्ट लेवल पे कौन से पैकेजेस लगने वाले हैं, अगर हम स्प्रिंग बूट की बात करते हैं तो एक रूट पैकेज तो रहेगा। उसके बाद एंटिटीज़ रखनी पड़ती है, तो एक एंटिटीज़ के लिए पैकेज बनाएंगे, एंटिटी। सेम कंट्रोलर की भी ज़रूरत होगी, तो कंट्रोलर वाली क्लासेस सारे हम एक अलग पैकेज में रखेंगे। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कंट्रोलर वाला पैकेज, कंट्रोलर। यस, ऐसे ही सर्विस एंड डाओ लगने वाला है, न्यू पैकेज सर्विस एंड डाओ, पैकेज डाओ। ठीक है, तो इनिशियली इतने माइंड में आ रही थी। और कौन से पैकेजेस हो सकते हैं, तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम पैकेजेस बनाते जाएंगे। यहाँ पे एक कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें सारा सेपरेट आउट रहेगा कोड। कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर जाएंगे, डाओ के अंदर डाओ का पार्ट रहेगा। बट यहाँ पे डाओ का एंड सर्विस का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डायरेक्टली क्लास के अंदर नहीं किया जाएगा। तो हर एक क्लास के लिए पहले इंटरफेस बनाएंगे एंड देन उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो इंटरफेस हम रखेंगे डाओ के अंदर, और डेटाबेस के इंटरफेसेस हम डाओ के अंदर रखेंगे एंड इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके लिए हम एक और पैकेज बनाते हैं जिसका नाम होगा डाओ IMPL। यस, तो ऐसे ही सेम सर्विस के लिए करेंगे। सर्विस का जो सर्विस लेयर का बिजनेस लॉजिक का जो इंटरफेस होगा वो सर्विस के अंदर रखेंगे एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सर्विस IMPL के अंदर। तो एक नया पैकेज बनाते हैं जिसका नाम होगा सर्विस IMPL। डन। तो ऑलमोस्ट हमने जितने भी माइंड में इनिशियल लेवल पे पैकेजेस आ रहे थे वो सारे हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, एंटिटीज पहले काम करना है कि एंटिटीज को कंप्लीट करें। बट एक और चीज़ हमारी पेंडिंग है, pom.xml में आके देखते हैं। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे कौन सी डिपेंडेंसी दिख रही है, डेटा JPA, स्टार्टर वेब एंड डेव टूल, टेस्ट तो रहता ही है। यहाँ पे माइस्क्यूएल कनेक्टर का जो जार था वो मिसिंग है, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला है। तो माइस्क्यूएल का जार कैसे आएगा, तो हम जाएंगे ब्राउज़र पे, क्रोम पे आते हैं। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करेंगे MySQL मेवन रिपोजिटरी, मेवन रेपो। इतना सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट ही लिंक आ जाएगी जहाँ से हमें माइस्क्यूएल की डिपेंडेंसी मिल जाएगी। अभी ये माइस्क्यूएल की डिपेंडेंसी भी हम कैसे देंगे, पहले तो हमें सर्च करना है कि हम जो माइस्क्यूएल वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। तो यहाँ पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे माइस्क्यूएल 8.0 समथिंग दिख रहा है। तो मेरी डिपेंडेंसी भी जो होगी वो होगी माइस्क्यूएल 8 वाली। तो माइस्क्यूएल 8.33 ये जो डिपेंडेंसी वो मैं ले लेता हूँ। तो डिपेंडेंसी को कॉपी किया एंड प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज टैब के अंदर कहीं पे तो पेस्ट कर दो। सेव करने के बाद वो सारी जार्स डाउनलोड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे माइस्क्यूएल कनेक्टर भी दे दिया। तो पैकेज के अंदर एंटिटी, कंट्रोलर, सर्विसेज ये सब बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को एक बार एटलीस्ट चला के देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट चल रहा है या नहीं। तो मैंने सारा सेव कर दिया, फाइल क्लोज कर देता हूँ एंड इस मेन एप्लीकेशन को, मेन फाइल को मैं यहाँ पे रन करता हूँ। राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो ये भी रन हो जाएगा। जो भी इश्यूज आते हैं रन टाइम पे, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, उसको हमें रिजॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट, कॉन्फ़िगरेशन डेटा सोर्स URL एट्रीब्यूट इज नॉट स्पेसिफाइड। सजेशन में बताया दिया गया है कि H2 का, HSL का आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब हमने माइस्क्यूएल के साथ कनेक्ट करने के लिए डिपेंडेंसी तो दे दी। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो डिपेंडेंसी क्लास पाथ पे जो भी डिपेंडेंसीज है उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करने का ट्राई करेगा। बट यहाँ पे उसको माइस्क्यूएल रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला। तो अब हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर वो सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख देंगे। बट एंड टू एंड लिखना भी नहीं है। हम गूगल से सर्च करेंगे कि माइस्क्यूएल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्प्रिंग बूट
हाइबरनेट MySQL एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। कुछ ना कुछ तो सजेशन आ ही जाएगा, बहुत सारी साइट्स है जो हमें क्या करेगी, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्प्रिंग बूट आईओ, स्प्रिंग डॉट आईओ ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर भी वो कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में हमें चाहिए डेटाबेस को कनेक्ट करने वाली सारी चीज़ें एंड हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने कुछ तो दे दिया है, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे देखा जाए ना तो क्या क्या दिया है। पहले हम डेटा सोर्स की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा इसको सीक्वेंस में लेके आता हूँ। डेटा सोर्स एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में क्या क्या देना पड़ता है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर देना पड़ता है डेटा सोर्स एंड हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। तो डेटा सोर्स मतलब क्या, जो भी MySQL को कनेक्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी लगेगी उसे हम बोलेंगे डेटा सोर्स। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ डेटा सोर्स, डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स के अंदर क्या क्या आएगा, URL, यूजर नेम, पासवर्ड एंड ड्राइवर क्लास नेम। ठीक है, तो ये हो गया डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे GDBC:/MySQL:/, यहाँ पे MySQL होस्ट ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे लिखा तो भी चलेगा, या फिर जस्ट लोकल होस्ट रखो तो भी चल जाएगा। मेरा MySQL चल रहा है 3306 पोर्ट पे एंड उसके अंदर एक डेटाबेस रहेगा, जो कि अभी इस प्रोजेक्ट के लिए मैं अलग सा डेटाबेस बना देता हूँ, जिसका मैं नाम देता हूँ HOW हाउ टू डू अंडरस्कोर प्रोडक्ट समथिंग, ये मैंने नाम दे दिया। ये डेटाबेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ। बट वैसे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के अंदर से भी हम डायरेक्टली डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे एक पैरामीटर, इफ DB नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कुछ तो एक पैरामीटर है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो पैरामीटर हम यहाँ से पास करके उसकी वैल्यू ट्रू करेंगे। तो अगर डेटाबेस के अंदर ये सर MySQL के अंदर वो पर्टिकुलर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो बना के देगा। ठीक है, बट हमने अभी क्या किया है कि पहले डेटाबेस बनाया एंड देन यहाँ पे वो डेटाबेस मेंशन कर रहे। देन यहाँ पे यूज़र नेम मेरा तो रूट है जो MySQL को कनेक्ट करने के लिए लगेगा एंड पासवर्ड है एडमिन। ठीक है, com.mysql cj jdbc ड्राइवर, तो यहाँ पे ड्राइवर प्रोवाइड किया है। तो ड्राइवर आप ये भी दे सकते हो या फिर आप विदाउट CJ भी दे सकते हो। अब ये दोनों कैसे पॉसिबल है, अगर हम मेवन डिपेंडेंसी में जाके देखेंगे तो जो MySQL कनेक्टर हमने लिया है, एक मिनट चेक कर लेते हैं उसको। ये MySQL कनेक्टर अगर इसको एक्सपांड करके देखेंगे तो com.mysql cj ये वाला एक पैकेज है यहाँ पे, जिसके अंदर ड्राइवर नाम का क्लास है। यस, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है ड्राइवर CJ GDBC है, GDBC वाला पैकेज, ये वाला पैकेज, इसके अंदर भी ड्राइवर नाम का क्लास एग्जिस्ट करता है। और एक ऐसा पैकेज है com.mysql GDBC विदाउट CJ, उसके अंदर भी ड्राइवर नाम का क्लास एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। तो दोनों में से कौन सा भी दिया तो भी चल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल क्या करते हैं, जो उन्होंने प्रोवाइड किया है वही हम यहाँ पे रख देते हैं। JP हाइबरनेट DDL एटो, यहाँ पे क्रिएट या फिर अपडेट लिखा जा सकता है। क्रिएट से क्या होगा कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं ये चेक किया जाएगा। तो अगर फर्स्ट टाइम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और टेबल एग्जिस्ट नहीं करता है और हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रिएट, तो इसकी वजह से क्या होगा कि टेबल क्रिएट किया जाएगा एंड उसके अंदर ऑपरेशंस किए जाएंगे जो कुछ भी है। एंड उसके बाद फिर से एक बार एप्लीकेशन स्टॉप किया और फिर से रन करते हैं, मतलब फिर से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगर होगी। तो उस समय क्या होगा, क्रिएट की वजह से पहले वाले टेबल को ड्रॉप किया जाएगा एंड देन फिर से क्रिएट किया जाएगा। तो हमने जितने भी ऑपरेशंस किए रहेंगे वो सारे लॉस्ट हो जाएंगे, जितना भी डेटा रहेगा वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपडेट यूज करें। इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम चेक किया जाएगा कि टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं, अगर नहीं करता तो उसको क्रिएट कर देगा। बट अगर सेकंड टाइम फिर से हम चलाते हैं तो फिर चेक किया जाएगा कि टेबल एग्जिस्ट करता है क्या, अगर करता होगा तो उसको वो ड्रॉप नहीं करेगा, उसी के अंदर अपडेट करता रहेगा। तो दोनों में से बेटर मुझे तो ये अपडेट ही लगता है। बट ये ऐसा नहीं है कि अपडेट यूज़ करना है, अपने अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम उसका यूज़ करेंगे अपडेट या क्रिएट।
ठीक है। एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है जिसको कमिट किया है उसको हम अनकमिट करते हैं। ये प्रॉपर्टी होगी जो भी ORM क्वेरी जनरेट करेगा, जस्ट वो क्वेरीज अगर हमें कंसोल पे देखनी है तो शेयर एसक्यूएल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक एक प्रॉपर्टी मिसिंग दिख रही है, डायलेक्ट हमने यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं किया। तो ठीक है, हम डायलेक्ट ढूंढते हैं कि माइस्क्यूएल के अंदर डायलेक्ट कैसे रहेगा। हाइबरनेट के अंदर माइस्क्यूएल के लिए डायलेक्ट, तो क्रोम पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे माइस्क्यूएल डायलेक्ट, माइस्क्यूएल हाइबरनेट डायलेक्ट ऐसा सर्च करते हैं। तो बहुत सारे डायलेक्ट्स प्रोवाइड किए रहेंगे, तो उसमें से हमें 8 वाला चाहिए, तो स्टैक ओवरफ्लो पे जाके चेक करते हैं कि कौन सा डायलेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो spring.jpa प्रॉपर्टीज हाइबरनेट डायलेक्ट, org हाइबरनेट डायलेक्ट माइस्क्यूएल 8। आई थिंक ये काम करेगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड प्रोजेक्ट के अंदर जाके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये जो डायलेक्ट हमने प्रोवाइड किया है वो भी हाइबरनेट प्रॉपर्टीज के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे जितना भी लिखा हमने वो है हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। इस फाइल को सेव करते हैं। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया है, अब जाके देखते हैं कि एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होता या नहीं। तो अभी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन चेक किया जाएगा और जो डिपेंडेंसी हमने दी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे इस समय एप्लीकेशन फेल तो हुआ, बट इशू जो है वो अलग मिला। वेब सर्वर फेल टू स्टार्ट, पोर्ट 8080 वाज ऑलरेडी इन यूज। मतलब 8080 कहीं पे तो यूज़ है, मेरा 8080 जिनकिन के लिए एलोकेटेड है तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सर्वर पोर्ट, सर्वर डॉट पोर्ट यूज करते हैं 8091। ठीक है, 8091 सेव कर दिया। अब फिर से चेक करेंगे, अब तो चलना चाहिए। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, यस। अभी यहाँ पे देखोगे ना तो टॉमकैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8091 ऐसे दिख रहा है, मतलब एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्टेड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पैकेज स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी एंड पॉम डॉट एक्सएमएल का भी जो भी है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एंटिटीज के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो पहले एंटिटी होनी चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास देखो 3 एंटिटीज है, प्रोडक्ट सप्लायर एंड कैटेगरी। तो हम वन बाय वन एक एक बना देते हैं। बट यहाँ पे देखा जाए ना तो प्रोडक्ट डिपेंड करता है सप्लायर एंड कैटेगरी के ऊपर। अगर हमारे पास सप्लायर एंड कैटेगरी है तो ही हम प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर को एंड कैटेगरी को प्रोडक्ट के अंदर मैप किया हुआ है। मतलब यहाँ पे मैपिंग का, ज्वाइनिंग का कंसेप्ट आने वाला है। तो पहले सप्लायर एंड कैटेगरी क्रिएट करके रखते हैं। तो एंटिटीज के अंदर मैं एक एंटिटी क्रिएट करने जा रहा हूँ। न्यू क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम मैं दूंगा STUPPLIER सप्लायर। ओके, सप्लायर बना दिया। तो इस सप्लायर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करेंगे। अभी देखो डेव टूल होने की वजह से ये ना बैकग्राउंड में रन होते जा रहा है। अब इसको हम स्टॉप करेंगे टेम्पररी। ओके, जब टेस्ट करना है तो फिर से स्टार्ट कर देंगे। अब सप्लायर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज लिख दो। तो एक पोजो क्लास क्रिएट करेंगे जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होगी। प्राइवेट सप्लायर आईडी को हम लॉन्ग में रखते हैं, लॉन्ग। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। अरे इमेज है तो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। SUPPLIER सप्लायर आईडी। यहाँ पे ध्यान देना कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन ये थोड़ा प्रॉपरली दे देना। सेकंड वेरिएबल प्राइवेट, क्या क्या था, सप्लायर नेम सिटी। ओके, सप्लायर नेम स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग सप्लायर नेम सिटी एंड पोस्टल कोड। सिटी पोस्टल कोड प्राइवेट। पोस्टल कोड अभी इंट में भी दे सकते हैं, इंटीजर
इंटीजर, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड, ठीक है। देन कंट्री, प्राइवेट, कंट्री स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग। देन उसके बाद है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हम स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं। एक्चुअली मोबाइल नंबर के ऊपर कोई ऑपरेशंस नहीं रहेंगे तो स्ट्रिंग में दिया तो भी चलेगा, मैं इसको स्ट्रिंग में देता हूँ। नहीं तो आगे चल के इश्यूज आ सकते हैं, जो लेंथ रहती है जैसे कि इंटीजर, लॉन्ग, यस, उसकी इश्यूज आ सकती है, तो बेटर रहेगा कि स्ट्रिंग में ही प्रोवाइड करेंगे मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये सारे हमने वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं। कभी भी अगर हम पोजो क्लास की बात करते हैं तो उस पोजो क्लास में प्राइवेट वेरिएबल्स रहते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, एक फुल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी हम उसके अंदर ऐड करेंगे। देन सेटर गेटर की ज़रूरत होगी, इनिशियलाइजेशन इसी के थ्रू हो जाएगा, तो सेटर गेटर भी हमने जनरेट कर ली। टू स्ट्रिंग ऑप्शनल है, इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं टू स्ट्रिंग करने की, तो ये ऐसे रहने देते। तो हमारा एक पोजो क्लास क्रिएट हुआ सप्लायर का, बट अभी तक इसको एंटिटी एज ए एंटिटी हमने डिफाइन नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे वो सारे अनोटेशंस भी लगा दूंगा जो ORM क्या करेगा, इसको किसी पर्टिकुलर टेबल के साथ मैप करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एट एंटिटी अनोटेशन, जावा एक्स परसिस्टेंस, एट एंटिटी लगा दिया। एट टेबल ऑप्शनल है, बट अगर हमें नेम ऐसा कुछ चेंज करना है, कुछ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करने हैं, देन हम यहाँ पे एट टेबल ऐड कर सकते हैं। एट टेबल जैसे नेम चेंज करना है तो यहाँ पे नेम का एक एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं इसका नेम सप्लायर ही रखूँगा। बट नहीं भी दिया तो जो क्लास नेम है वो लिया जाता है, तो डिफ़ॉल्ट तो क्लास नेम ही रहेगा, मैं वही देता हूँ सप्लायर। हाइबरनेट के केस में एंटिटी के अंदर एक तो भी प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। तो किसी भी वेरिएबल का अगर हम मैपिंग करेंगे टेबल के अंदर के कॉलम के साथ, तो वो एक कॉलम प्राइमरी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी बनाया जा सकता है बाय यूजिंग एट आईडी एनोटेशन, एट आईडी। एक और एनोटेशन है यहाँ पे एट कॉलम, जैसे कि आईडी कभी नल नहीं हो सकती, फिर या फिर आईडी को यूनिक रखना है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूनिक इक्वल टू ट्रू रखेंगे, कॉमा, नलेबल हो सकता है क्या, आईडी कभी नलेबल नहीं हो सकती, यस, ये सारी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सेम एज इट इज सप्लायर नेम के लिए भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सप्लायर को तो आईडी नहीं बनाना, तो जस्ट ऐट कॉलम नोटेशन आएगा जिसमें सप्लायर नेम यूनिक रहेगा। नलेबल फॉल्स हो सकता है क्या, नहीं, ये मैंडेटरी है। देन सिटी के लिए सेम ही होगा, पोस्टल कोड सेम होगा, कंट्री ये भी सेम होगा। बट हाँ, सिटी के अंदर चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि दो सप्लायर सेम सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिक काम नहीं करेगा, यूनिक हम नहीं रखेंगे। बट यस, वो मैंडेटरी है तो नलेबल फॉल्स रखना है। सेम एज इट इज पोस्टल कोड के लिए, पोस्टल कोड के लिए क्या कि दो सप्लायर सेम पोस्टल कोड से बिलोंग कर सकते हैं, तो ये भी यूनिक नहीं हो सकता, बट मैंडेटरी बनाने के लिए नलेबल फॉल्स रखना पड़ेगा। सेम कंट्री के लिए भी है, कंट्री दो मल्टीपल सप्लायर या फिर एक से ज़्यादा सप्लायर टेबल के अंदर आएंगी और वो सारे के सारे सप्लायर एक कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, तो यस, यहाँ पर भी यूनिक काम नहीं करेगा। एक मिनट, थोड़ा गलत हो गया, अब ठीक है, ओके। ये डुप्लीकेट वाला हटा देते हैं। तो देखो हमने ऊपर कॉलम लिखा है ना, ये इसके लिए हो गया, कंट्री के लिए, कंट्री का हो गया। देन फिर पोस्टल कोड यूनिक नहीं हो सकता ना, ये हटाना पड़ेगा। कंट्री का हो गया। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यूनिक चाहिए एंड मैंडेटरी है तो नलेबल फॉल्स करना पड़ेगा, मतलब ये वाली सारी प्रॉपर्टी हमें वहाँ पे देनी पड़ेगी। कॉपी पेस्ट डन। तो हमने सप्लायर का जो एंटिटी है वो राइट कर चुके हैं हम वो। अभी हम एक और एंटिटी लिखते हैं जिसका नाम है कैटेगरी। तो पहले ये दो कंप्लीट कर लेंगे। अब कैटेगरी के लिए आईडी नेम एंड ये सारी प्रॉपर्टी दे देंगे, तो एक नई एंटिटी आएगी।
जिसका नाम होगा कैटेगरी। कैटेगरी तो कैटेगरी वाला क्लास अभी यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ एट एंटिटी, या फिर यही से कॉपी कर लेते हैं। ये दोनों नोटेशन लगने वाले हैं। इसका नाम हम चेंज करके कैटेगरी कर देते हैं। कैटेगरी अब इसके अंदर भी फील्ड्स आएगी जैसे सप्लायर के अंदर आई थी। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, वो सारी फील्ड प्राइवेट होगी, प्राइवेट, लॉन्ग, और कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी कभी भी वेरिएबल का नाम स्टार्टिंग करनी है स्मॉल से। कैटेगरी आईडी। फिर आएगा एक और प्रॉपर्टी कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम स्ट्रिंग में होगा। कैटेगरी नेम गलत लिख दिया क्या? यहाँ पे लिखना था कैटेगरी नेम। दो प्रॉपर्टी हो चुके हैं, और क्या है, डिस्क्रिप्शन और डिस्काउंट। अब ये जो यहाँ पे लिखा है ना, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, जीएसटी, इसके ऊपर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे। तो एक एक्चुअल रिक्वायरमेंट हम देखेंगे एंड उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे एंड उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो आगे चल के एक और वीडियो आएगा जिसमें हमको इसके ऊपर कुछ बिजनेस लॉजिक करने का देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन है, डिस्काउंट, जीएसटी एंड डिलीवरी चार्जेस, इनके ऊपर कुछ तो लॉजिकल बिजनेस अप्लाई करेंगे, बिजनेस लॉजिक अप्लाई करेंगे, देन कैलकुलेशन करके डेटा रिटर्न में करेंगे। तो वो आगे चल के एक नई रिक्वायरमेंट आएगी, नया वीडियो आएगा, उसके अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। चलो, आईडी हो गया, नेम हो गया। डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन आएगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। देन फिर डिस्काउंट प्राइवेट। डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट परसेंटेज में हम देंगे तो इंट भी चल जाएगा, इंटेजर डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट कैसे देंगे, या फिर डबल भी चल सकता है, बट हम यहाँ पे इंटेजर दे देते हैं। जैसे कि 80% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 18, 20, ये परसेंटेज में हम देने वाले, इसलिए इंट में दे दिया मैंने। जीएसटी, सेम जीएसटी भी क्या हो सकता है कि परसेंटेज में आएगा तो वो भी इंटेजर रखेंगे, प्राइवेट इंटेजर जीएसटी। तो जीएसटी रख दिया। डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं पॉइंटिंग में, तो मैं यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस मैं रखता हूँ इसको डबल में, या फिर फ्लोट में भी चलेगा, मैं रखता हूँ डबल में। ओके, या फिर फ्लोट में दिया तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस ये सारे फील्ड्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं। अब इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंट्रोल स्पेस से आ जाता है। देन फिर सोर्स में जाके एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, सेलेक्ट ऑल एंड जनरेट, इसके सेटर गेटर्स रहेंगे। सोर्स में जाके जनरेट सेटर एंड गेटर, सेलेक्ट ऑल मेथड्स एंड जनरेट। टू स्ट्रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, मैप करेंगे कि जैसे इसको प्राइमरी बनाना है तो एट आई डी, सेम ये यूनिक एंड नलेबल बनाना है तो या फिर वही अनोटेशन देंगे। आईडी के लिए हो गया, सेम एज इट इज़ नेम के लिए करेंगे। एंड फिर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी अगर हम कैटेगरी ऐड करने जा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन हर एक का यूनिक रहेगा। एंड मैंडेटरी है क्या, तो यस मैंडेटरी बनाना है तो नेलेबल्स फॉल्स करेंगे। ठीक, डिस्काउंट, डिस्काउंट कभी भी यूनिक नहीं होगा। डिस्काउंट सेम कैटेगरी का डिस्काउंट सेम हो सकता है मल्टीपल कैटेगरी का, तो डिस्काउंट को यूनिक हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद जीएसटी, जीएसटी जीएसटी क्या हो सकता है, सिर्फ नलेबल फॉल्स करेंगे, यूनिक नहीं। दो कैटेगरी का जीएसटी सेम हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट है उसका 18% जिसका जीएसटी है, सेम कॉस्मेटिक है जिसका 18% जीएसटी है, ऐसा कुछ डिफाइन करेंगे। मतलब मल्टीपल कैटेगरी के अंडर जो प्रोडक्ट आते हैं उनका जीएसटी सेम हो सकता है, तो यूनिक नहीं करेंगे उसको। डिलीवरी चार्जेस में भी सेम स्टोरी है,
ये भी यूनिक नहीं हो सकता। यस, तो ये सारे एनोटेशन हमने लगा दिए हैं। देन अब इसको सेव करेंगे। तो सप्लायर एंड कैटेगरी के एंटिटीज यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करना है? हम्म, चलो, तो अभी भी एक एंटिटी बाकी है, प्रोडक्ट की एंटिटी। न्यू क्लास, और हमने यहाँ पे दे दिया नाम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एंटिटी बनाएंगे। अब यहाँ पे रिलेशन वाला काम होने वाला है, तो थोड़ा अच्छे से करेंगे, इसको समझ के लेने का ट्राई करेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा। इसको एंटिटी बनाने के लिए ऐड एंटिटी एनोटेशन दे दिया। टेबल बनाने के लिए ऐड टेबल एनोटेशन देते हैं, और इसका नाम प्रोडक्ट ही रहेगा, बट ये ऑप्शनल है, नहीं दिया तो भी चलता है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर वो सारी फील्ड्स आएंगी। तो हमें क्या क्या बनाना है, देखो यहाँ पे हमें बनाना है प्रोडक्ट आईडी, नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी। तो पहले प्रोडक्ट आईडी बना देते हैं, प्राइवेट। प्रोडक्ट आईडी लॉन्ग में ही रहेंगी, लॉन्ग। यहाँ पे देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, ये दे दिया। इसके बाद में नेम रहेगा प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम। कैमल केस का थोड़ा ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे क्रिएट करते समय। इसके बाद होगा सप्लायर आईडी, बट यहाँ पे सप्लायर आईडी ना, अगर आपने माइस्पेल देखा होगा तो प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट आपको पता रहेगा। तो एक टेबल जैसे कि यहाँ पे सप्लायर है, सप्लायर के अंदर जो प्राइमरी है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट के अंदर एज ए फॉरेन की काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैपिंग के लिए हम यहाँ पे सप्लायर के अंदर का प्राइमरी की देने वाले हैं प्रोडक्ट के अंदर, एंड सेम कैटेगरी के लिए भी कैटेगरी के अंदर का प्राइमरी की प्रोडक्ट के अंदर एज अ फॉरेन की हम देने वाले। कैसे दे सकते हैं? प्राइवेट फील्ड तो बनानी पड़ेगी, बट यहाँ पे लॉन्ग इंट ऐसे नहीं रहेगा, प्रिमिटिव या पे रैपर क्लासेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे देना पड़ेगा वो कस्टम ऑब्जेक्ट, जैसे सप्लायर का करना है तो सप्लायर देना पड़ेगा, सप्लायर। ओके, एंड इतना बना दिया, ठीक है। सेम एज इट इज प्राइवेट कैटेगरी देना है, इसलिए पहले हमने कैटेगरी एंड सप्लायर बनाया था ताकि उसका रेफरेंस प्रोडक्ट के अंदर आने वाला है। तो ये दोनों बना दिए। इसके बाद क्या था? क्वांटिटी एंड प्राइस। क्वांटिटी इसमें आएगी, क्वांटिटी ऑलवेज आएगी इंट में, क्वांटिटी कभी भी डेसिमल नहीं हो सकती, इसलिए क्वांटिटी देना है इंटेजर प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी। ओके, देन प्रोडक्ट प्राइस, प्राइवेट प्रोडक्ट प्राइस आएगी डबल में, क्योंकि पॉइंटिंग हो सकता है, फ्लोटिंग वैल्यूज आ सकती है, तो डबल प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। यस, तो ये सारे वेरिएबल्स हमने लिखे हुए हैं। अभी हम इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, एक फुल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देंगे, एंड देन फिर सेटर गेटर बनाने पड़ेंगे, सेटर गेटर। अब ये सारा क्लास जनरेट हो चुका है अच्छे से। अभी हमें इसके लिए मैपिंग के एनोटेशन देने पड़ेंगे। प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी होगा, तो एनोटेशन लगाएंगे एट आईडी एनोटेशन। सेम एज इट इज़ कॉलम कैटेगरी में जैसे हमने यूनिक एंड नलेबल बनाया था, सेम एज इट इज़ हम प्रोडक्ट के लिए भी करने वाले हैं। देन फिर प्रोडक्ट नेम के लिए भी सेम आएगा, प्रोडक्ट नेम यूनिक रहना चाहिए। सप्लायर एंड कैटेगरी के ऊपर हम एट कॉलम अनोटेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी और क्लास से, किसी और टेबल से रेफरेंस आने वाला है, तो यहाँ पे एट कॉलम अनोटेशंस नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैपिंग होगी कैसे? वन सप्लायर वन प्रोडक्ट, अगर ऐसा करना है तो यहाँ पे मैपिंग आएगी 1 to 1। अगर वन सप्लायर मेनी प्रोडक्ट है तो 1 to मेनी, ऐसे केसेस बनेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 1 to 1, मतलब कोई प्रोडक्ट है
उसका एक ही सप्लायर है, ठीक है। तो इस केस में हम 1 to 1 एनोटेशन यूज करेंगे। सेम एज इट इज कैटेगरी के लिए भी एक प्रोडक्ट है, उसका एक कैटेगरी है, तो एट 1 to 1 एनोटेशन आएगा। तो इसके अंदर बाकी और भी एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और एनोटेशन आएगा, जैसे प्रोडक्ट के केस में सप्लायर का जो टेबल बनेगा तो वो किस नाम से बनना चाहिए, तो वो हम जॉइन कॉलम यहाँ पे लगा सकते हैं। जॉइन कॉलम, कौन सा कॉलम यहाँ पे ऐड होना चाहिए, तो उसका नाम होगा, जो भी थर्ड कॉलम एक जनरेट होगा उसका नाम होगा सप्लायर, या फिर ऐसा भी नाम दे सकते हैं सप्लायर आईडी। सेम एज इट इज कैटेगरी के लिए एट जॉइन कॉलम लगा देंगे। ये जॉइन कॉलम से क्या होता है कि जब प्रोडक्ट का टेबल बनेगा, यस, उसमें ना सप्लायर का, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिया तो प्रोडक्ट नेम का टेबल बन रहा है, यहाँ पे सप्लायर देंगे तो सप्लायर नेम का नहीं, यहाँ पे रेफरेंस दिया गया ना, तो हम अगर ज्वाइन कॉलम नहीं लगाते तो टेबल कॉलम कैसे बनेगा, सप्लायर अंडरस्कोर सप्लायर आईडी, इस तरीके से बनेगा। बट अब हम क्या देने वाले हैं, यहाँ पे दे दिया मैंने सप्लायर आईडी, तो जस्ट सप्लायर आईडी से नाम, सप्लायर आईडी नाम से कॉलम बनेगा। सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। यहाँ पे जो ज्वाइन कॉलम हम बनाएंगे उसका नाम हम देंगे कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी। सेम एज इट इज क्वांटिटी के लिए एनोटेशंस लगाएंगे। क्वांटिटी के लिए ऐड कॉलम काम करेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्वांटिटी एक प्रोडक्ट का है, दूसरा प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम हो सकती है, जैसे कि पेन, पेन की 10 क्वांटिटी है, और दूसरा एक और प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं बॉटल, बॉटल की भी 10 क्वांटिटी हो सकती है, मतलब क्वांटिटी यूनिक नहीं बना सकते। यस, तो ऐड कॉलम एनोटेशन में जस्ट उसको हम नलेबल बना देंगे, नलेबल, ये वाला एनोटेशन काम में आएगा। सेम प्राइस के लिए दो प्रोडक्ट की प्राइस सेम हो सकती है, तो यूनिक तो नहीं बना सकते, बट यस मैंडेटरी बनाने के लिए नलेबल कर सकते हैं। तो ये सारे एनोटेशन हो चुके हैं। अब देखो क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट, इस एप्लीकेशन को चला के देख लेते हैं। एंड इसका डेटाबेस अगर हम देखेंगे ना, तो जो हमने डेटाबेस बनाया था एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में, हाउ टू डू अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ये वाला, इस डेटाबेस के अंदर एक भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे टेबल भी आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में बताया डीडीएल एटो अपडेट, तो इसकी वजह से टेबल क्रिएट होते जाएंगे। यस, तो करके देखते हैं, एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वो सारी क्वेरी चली है, एंड शो एसक्यूएल की वजह से वो सारी क्वेरीज कंसोल पे दिख भी रही है। तो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं टेबल्स, रिफ्रेश करके देखेंगे तो टेबल्स के अंदर 3 टेबल आए, कैटेगरी का, यह है प्रोडक्ट का टेबल। अभी प्रोडक्ट के अंदर देखोगे ना, तो देखो कैसे आया, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, सी ई चाहिए था यहाँ पे। एक मिनट, प्रोडक्ट का टेबल हम फिर से एक बार ड्रॉप करके फिर से नया बना देंगे, ड्रॉप, एंड एप्लीकेशन में जाके फिर से चेंज करना पड़ेगा, उसका वेरिएबल नेम थोड़ा डिफरेंट हुआ, प्रोडक्ट प्राइस चाहिए था, PRICE, प्रोडक्ट प्राइस, हर जगह लगा देंगे वो, सेटर गेटर में भी आएगा। तो चेंज कर दिया, अब फिर से रन करना पड़ेगा ताकि टेबल फिर से क्रिएट हो जाए। अभी इस केस में एक ही टेबल क्रिएट हुआ, रिस्टार्ट, देखो स्टार्टेड हो चुका है, कंसोल क्लियर करके डेटाबेस में जाके चेक करेंगे, रिफ्रेश, तो टेबल आ चुका है प्रोडक्ट का, और इस समय ना प्रोडक्ट प्राइस स्पेलिंग करेक्ट है, प्रोडक्ट क्वांटिटी, कैटेगरी आईडी एंड सप्लायर आईडी, मतलब टेबल परफेक्टली बन चुके हैं। ठीक है, तो एंटिटी हमने कंप्लीट की है, सारी एंटिटी क्लोज कर लेते हैं, एप्लीकेशन को भी स्टॉप कर देंगे। ठीक, अभी क्या डिज़ाइन करना है, अभी हम डिज़ाइन करेंगे कंट्रोलर, कौन से कंट्रोलर होनी चाहिए। तो एक नया कंट्रोलर मैं बनाता हूँ जिसका नाम होगा प्रोडक्ट कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर।
प्रोडक्ट कंट्रोलर, CONTROLLER, ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो इसके अंदर सिर्फ प्रोडक्ट के रिलेटेड सी एपीआई होगी। एक और कंट्रोलर बनाएंगे जो होगा सप्लायर के लिए, STPPLIER कंट्रोलर, सप्लायर कंट्रोलर। एक और कंट्रोलर बनाएंगे जिसके अंदर होगा सिर्फ सप्लायर रिलेटेड काम, तो सप्लायर कंट्रोलर बनाते। सप्लायर कंट्रोलर, सप्लायर ऑलरेडी बना, कैटेगरी बनाना था, कैटेगरी, कैटेगरी कंट्रोलर। तो 3 कंट्रोलर है हमारे पास। इसके अंदर का डिजाइनिंग हम बाद में करेंगे, बट यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोलर हमने बना दिए, इसके अंदर का कोड हम बाद में लिखेंगे। पहले हमें करना है सर्विस एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो सर्विस के अंदर लिखा जाता है बिजनेस लॉजिक, डाउ के अंदर लिखा जाता है डेटाबेस लॉजिक। बट जो सीक्वेंस रहता है ना, जब भी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास आएगी तो कंट्रोलर से ऑलवेज सर्विस के पास जाना पड़ता है। तो हर एक केस के लिए सर्विस के अंदर मेथड रहेगी। तो पहले सर्विस के अंदर एक इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। इस सर्विस के अंदर मैं इंटरफेस डिज़ाइन कर रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट सर्विस, उसका नाम दे दिया मैंने प्रोडक्ट सर्विस, फिनिश। अब इस प्रोडक्ट सर्विस के अंदर ना वो सारी रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे मैं एक सैम्पल के लिए क्या करता हूँ, 2 ऑपरेशंस के लिए रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ, सेव प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पहले स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, इंटरफेस पहले डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या होना चाहिए, ऑपरेशंस कौन से होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेथड, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिया तो भी चल जाता है, ठीक है, बट पब्लिक लिख लिया मैंने। मेथड एंड मेथड कौन सी होगी, सेव प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं मेथड लिखता हूँ सेव प्रोडक्ट। बट सेव प्रोडक्ट में रिटर्न में क्या देना चाहिए, ट्रू फॉल्स या फिर मैसेज या फिर कुछ स्टेटस कोड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटेजर। तो इसने स्टेटस कोड देना चाहिए, जैसे 0 देता है तो सेव हो गया, 1 देता है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा मैसेज देंगे, अगर 2 देता है तो समथिंग रॉन्ग। ऐसे अलग अलग हम स्टेटस यहाँ पे बता सकते हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो है, मल्टीपल सिनेरियोज है यहाँ पे, मल्टीपल पॉसिबल चांसेस है कि सेव हो सकता है, ऑलरेडी एग्जिस्ट हो सकता है, या फिर सेव करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो इसके लिए अलग अलग स्टेटस देंगे। तो वो स्टेटस कंट्रोलर तक जाएगा एंड उस स्टेटस के अकॉर्डिंग हम यूज़र को प्रॉपरली मैसेज डिस्प्ले करवा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इंट, मेथड का नाम सेव प्रोडक्ट, इस सेव प्रोडक्ट का इनपुट रहेगा प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसको डिज़ाइन करेंगे। यस, तो इंटरफेस के अंदर पहले डिज़ाइन किया जाता है एंड उस इंटरफेस को डेवलपर को दिया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो कोई भी इंटरफेस डिज़ाइन करेगा वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करेगा। एक और नई रिक्वायरमेंट है गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, तो उसके लिए वो मेथड लिखेगा पब्लिक। अब इस समय कंट्रोलर ने अगर सर्विस को कॉल दिया तो सर्विस ने उसको क्या रिटर्न देना चाहिए, तो गेट प्रोडक्ट है मतलब प्रोडक्ट रिटर्न देना चाहिए। तो इस मेथड का रिटर्न आएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। मेथड का नाम प्रॉपरली देते हैं, मेथड का नाम दे दिया गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। अब इस मेथड का इनपुट क्या होगा, तो रिक्वायरमेंट को देख के तो ये लगता है कि यूज़र से एक आईडी आएगी एंड उस आईडी का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करके यूज़र को देना पड़ेगा रिटर्न में। मतलब यूज़र से यहाँ पे आईडी आएगी, उस आईडी का प्रोडक्ट रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आईडी आएगी लॉन्ग प्रोडक्ट आईडी। इस तरीके से हम हर एक मेथड को यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो चलो ये 2 मैंने यहाँ पे लिख दी, इसको पहले लिख लेते हैं। ये तो हो गया इंटरफेस। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगा, तो सर्विस IMPL के अंदर। तो सर्विस IMPL जो पैकेज था उसमें हम एक क्लास बना देंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट सर्विस IMPL, प्रोडक्ट सर्विस IMPL, ठीक है। ये IMPL क्लास इम्प्लीमेंट करेगा इंटरफेस को, तो वो यहाँ से ही हम ऐड कर सकते हैं। कौन सा इंटरफेस है, तो प्रोडक्ट सर्विस इंटरफेस, इसको इम्प्लीमेंट करेगा प्रोडक्ट सर्विस IMPL।
तो देखो ऐसा करने से जितने भी सर्विस इंटरफेस के अंदर मेथड्स है वो यहाँ पे ओवरराइड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो सारा कोड इस मेथड के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी हम करेंगे। बट ये जो सेव प्रोडक्ट है एंड गेट प्रोडक्ट है, ये बिजनेस लॉजिक नहीं है, ये डेटाबेस रिलेटेड लॉजिक है। तो यहाँ पे तो वो कोड नहीं किया जाएगा। एक्चुअली यहाँ से कॉल दिया जाएगा डाओ को, क्योंकि डाओ का काम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एंड प्रोडक्ट को सेव करना, गेट करना, मतलब डेटाबेस रिलेटेड का काम डाओ का रहता है। तो डाओ उसके ऊपर काम करेगा। तो सेम एज इट इज सर्विस के अंदर जो मेथड हमने लिखी है ना, यही स्ट्रक्चर डाओ का जो इंटरफेस रहेगा उसमें हम दे सकते हैं। तो डाओ का इंटरफेस एक बना लेते हैं, जिसका नाम मैं देता हूँ प्रोडक्ट डाओ। प्रोडक्ट डाओ ये नाम दे दिया। अभी इस इंटरफेस के अंदर भी क्या रहेगा, वो सारा स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे जस्ट इंटरफेस डिफाइन किया, डिज़ाइन किया। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है तो डाओ IMPL में हमें एक क्लास लिखना पड़ेगा, जिसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट डाओ IMPL। अभी यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन क्लास, वो किसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो इंटरफेस है प्रोडक्ट डाओ। प्रोडक्ट डाओ इंटरफेस। तो ये प्रोडक्ट डाओ इंटरफेस दे दिया, फिनिश कर देते हैं। तो प्रोडक्ट डाओ के अंदर की सारी मेथड यहाँ पे दिख रही है। अभी हमें एक्चुअली यहाँ पे लिखना है लॉजिक डेटाबेस का। तो जैसे कंट्रोलर से, चलो कंट्रोलर पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो अभी क्या करना, ये सारा स्ट्रक्चर रेडी हुआ है। अभी एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम सिक्वेंसली कोड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे कंट्रोलर है, हर एक रिक्वेस्ट कंट्रोलर पे आएगी। तो पहले हम कंट्रोलर में जाते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर। प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर क्या करना है, पहले तो इसको कंट्रोलर डिफाइन करना पड़ेगा बाय यूजिंग एट रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन। देन फिर इनकमिंग रिक्वेस्ट अगर प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो वो स्टार्ट होनी चाहिए स्लैश प्रोडक्ट के साथ। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग करेंगे स्लैश प्रोडक्ट। तो इसके अंदर की जितनी भी APIs रहेगी वो सारी स्टार्ट होगी स्लैश प्रोडक्ट के साथ। डन। अब हम यहाँ पे मेथड लिखेंगे, जैसे कि सेव करना है तो हम एक मेथड लिख लिए पब्लिक। अब इसका रिटर्न क्या होगा, तो रेस्ट API के केस में अगर हम देखेंगे तो रिटर्न हमें क्या करना है, क्लाइंट को रिटर्न में क्या मिलना चाहिए सेव करने के बाद, तो एक मैसेज मिलना चाहिए प्रोडक्ट सेव हुआ या नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग में रिटर्न देना पड़ेगा। बट कभी भी रेस्ट API के केस में हम स्ट्रिंग नहीं देंगे, हम देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एंटिटी कहीं दिख रहा है क्या, यस यहाँ पे रहा, ये रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ मतलब जेनेरिक में हम देंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, मतलब रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग हमें यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स एंटिटी क्यों, तो ये रीज़न है कि यहाँ पे बॉडी तो दे ही सकते हैं हम, उसके साथ साथ HTTP स्टेटस भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसीलिए हम यूज करेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी। उसके बाद यहाँ पे मेथड का नाम होगा सेव प्रोडक्ट, ये तो कुछ भी दे सकते हैं हम, थोड़ा प्रॉपर देखें दे देंगे। रिक्वेस्ट के साथ कुछ तो इनपुट आएगा, वो इनपुट है एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे हम उसको रिसीव करेंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट। ओके, URL हम इसको दे देते हैं एट पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग क्यों, क्योंकि पोस्टमैन से हम क्या करने वाले हैं, डेटा सेंड करेंगे इस पर्टिकुलर API को चेक करने के लिए। तो ये एंगुलर से भी हो सकता है, पोस्टमैन से भी हो सकता है। एक URL आ रहा है ना, एक URL आएगा। तो URL कैसे होगा, जैसे प्रोडक्ट के बारे में है सेव करना, तो यहाँ पे आएगा 8091 प्रोडक्ट/सेव प्रोडक्ट। तो ये URL है, इस URL के अंदर बॉडी आ रही है, देखो ये बॉडी है ना। बट ये माइक्रो सर्विस नहीं, ये भी देखते हैं। देखो प्रोडक्ट के केस में कैसे, ये वाला देखो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, सप्लायर ID, यस, कैटेगरी ID। बट ये जो हम जेसन पास कर रहे हैं ना, ये जेसन आएगा इस रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पर। तो इसका टाइप कौन सा है, पोस्ट मैपिंग, क्योंकि हमें बॉडी पास करनी है ना, तो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा पोस्ट। तो यहाँ पे लिखा पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग। देन एक्चुअल URL देना है, तो यहाँ पे URL क्या था, /product/सेव प्रोडक्ट। स्लैश प्रोडक्ट का मैपिंग ऊपर ही किया हुआ है, हर एक API के लिए यही रहेगा। बाद में जो है वो देना पड़ेगा यहाँ पे
सेव प्रोडक्ट। ओके, तो ये सही स्लैश सेव प्रोडक्ट जो यूआरएल आ रहा है, ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, इसी के अंदर वो ऑब्जेक्ट है। तो ये आप ही लेंगे कैसे? तो एक अनोटेशन है, एट रिक्वेस्ट बॉडी। एट रिक्वेस्ट बॉडी क्या करेगा? इनकमिंग यूआरएल से जो भी जेसन है उसको बाइंड करेगा प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि इनकमिंग रिक्वेस्ट के अंदर भी क्या था? प्रोडक्ट जैसा ही एक ऑब्जेक्ट है। यस, इनकमिंग रिक्वेस्ट में हमने यहाँ पर कहीं पे भी नहीं बताया कि ये प्रोडक्ट है, बट इसके अंदर की वैल्यूज पेयर में जो डेटा है, ये प्रोडक्ट नेम, सप्लायर, यस, ये जो सारा है ना, ये सारा एज इट इज इसी के अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर। प्रोडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, बट प्रोडक्ट आईडी हम यहाँ से पास भी कर सकते हैं, नहीं किया तो हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के दो तरीके हैं, बाय यूजिंग हाइबरनेट या फिर कुछ बिजनेस लॉजिक लिख के जनरेट करेंगे। तो हम यहाँ पे बिजनेस लॉजिक के थ्रू ही आईडी को जनरेट करेंगे। तो प्रोडक्ट नेम जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, देन फिर जाएगा सप्लायर, तो यहाँ पे सप्लायर ही लिखना पड़ेगा, सप्लायर। देन फिर सप्लायर के अंदर का प्राइमरी कौन है? सप्लायर आईडी। तो इस सप्लायर के अंदर का ये सप्लायर आईडी की वैल्यू जाएगी 1 2 जो कुछ भी है। सेम एज इट इज कैटेगरी के लिए हमने जो नाम दिया, वो नाम कैसे है? कैटेगरी का प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी, यहाँ पर वही देना पड़ेगा, उसके अंदर का कैटेगरी आईडी। क्वांटिटी में अगर हम देखते हैं तो क्यू टी वाई, यहाँ पे टी वाई स्मॉल में है, तो यहाँ पे भी स्मॉल में ही करना पड़ेगा, टी वाई। सेव। प्राइस का पी कैपिटल है, एस। तो ये कंप्लीट एक प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, तो ये जाएगा बॉडी कंट्रोल साइड पे, यहाँ पे वो बॉडी मिल गया। अब इसको क्या करना है? ये यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से चले जाते हैं सर्विस के पास, ऑलवेज कंट्रोलर से कॉलिंग दी जाती है सर्विस के पास। तो सर्विस के अंदर हमने कहाँ पे लिखा है? सर्विस के अंदर हमने लिखा ये यहाँ पे, ये सेवर, इससे प्रोडक्ट कॉल करनी पड़ेगी। यस, तो कैसे करेंगे? ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? प्रोडक्ट सर्विस। तो प्रोडक्ट सर्विस को हम एटोवाइड करेंगे, बट एटोवाइड करने से पहले हमें इसको एज अ सर्विस डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि इसका एक बिन बन के कंटेनर के अंदर लोड हो जाए। इस क्योंकि ये ऐड कंपोनेंट जैसे ही बिहेव करने लगेगा ऐड सर्विस देने के बाद, तो ऐड कंपोनेंट का वही मतलब है कि इसका एक बिन बना के कंटेनर के अंदर लोड करो। तो अगर कंटेनर के अंदर सर्विस का रेफरेंस है, कैसे? प्रोडक्ट सर्विस, सर्विस इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट सर्विस IMPL, तो प्रोडक्ट सर्विस को हमें एटोवाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे? कंट्रोलर साइड पे। तो यहाँ पे एट एटोवाइड एंड एक वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्ट सर्विस। किसको एटोवाइड करना है? कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट सर्विस है, तो प्रोडक्ट सर्विस को हम क्या करेंगे? एटोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट सर्विस। इसका नाम देता हूँ मैं सर्विस, ठीक है। यस, तो सर्विस हमारे पास है, तो सर्विस के अंदर की सारी मेथड हम कॉल कर पाएंगे। सर्विस डॉट करते हैं तो सेव प्रोडक्ट कॉल कर पा रहे हैं, और सेव प्रोडक्ट का इनपुट है प्रोडक्ट। तो जो कस्टमर ने हमें एक प्रोडक्ट दिया था, कंट्रोल साइड पे जो प्रोडक्ट आया था, वही प्रोडक्ट हमने सर्विस लेयर को दे दिया। तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद रिटर्न में क्या आएगा? तो रिटर्न हम एक शॉर्टकट के थ्रू ले सकते हैं, अल्ट शिफ्ट यल। तो यहाँ पे हम रिटर्न का जो भी वेरिएबल नाम बनाना है, जैसे कि स्टेटस आने वाला है, स्टेटस जो आएगा इंटीजर में, करेक्ट। टेम्परेरी रिटर्न नल कर देते हैं ताकि एरर चली जाएगी, बाद में इसको चेंज करेंगे। अब मान लेते हैं स्टेटस आया जो भी, ठीक है। पहले तो सर्विस के पास जाएंगे, सर्विस के अंदर क्या किया? तो सर्विस में जाके देखते तो यहाँ से डायरेक्टली स्टेटस हमेशा 0 ही जाएगा, तो यहाँ पे कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो लॉजिक हम लिखेंगे, बट ये डेटाबेस रिलेटेड एक्टिविटी है, तो यहाँ पे लॉजिक नहीं लिखा जा सकता। तो इसको हम देंगे डावो को, तो फिर से डावो को यहाँ पे एटोवाइड करना पड़ेगा। तो एटोवाइड, यस, किसको करना है? प्रोडक्ट डावो, प्रोडक्ट डावो। तो डावो का यहाँ पे रेफरेंस बना दिया, जो भी नाम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अब ये प्रोडक्ट डाओ को एटोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब प्रोडक्ट डाओ का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बिन बननी चाहिए कंटेनर के अंदर। तो प्रोडक्ट डाओ IMPL पे जाते हैं, तो इस प्रोडक्ट डाओ की बिन अभी तक कंटेनर के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एट कंपोनेंट, एट सर्विस, एट रिपोजिटरी ऐसा नोटेशन नहीं लिखा है। तो यहाँ पे हम एट कंपोनेंट दे सकते हैं, जिसका काम है कि उसकी बिन बना के कंटेनर के अंदर लोड करो। बट यहाँ पे लेयर वाइज अनोटेशंस प्रोवाइड किए हैं, जैसे सर्विस के लिए एट सर्विस, डाउ लेयर के लिए है एट रिपोजिटरी।
तो यहाँ पे एनोटेशन देंगे एट रिपोजिटरी सेव। तो अभी एट रिपोजिटरी लिखने की वजह से क्या हुआ, कंपोनेंट है इसके अंदर, तो कंपोनेंट ने क्या किया, इसकी बिन बना के कंटेनर के अंदर लोड की। तो प्रोडक्ट डाउ हम कहीं पर भी एटवाइड कर सकते हैं, जिसको हमने प्रोडक्ट सर्विस आईएमपीएल के अंदर एटवाइड किया। अब ये फुलफिल्ड ऑब्जेक्ट है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा। अब हम करते डाउ के अंदर की सेव प्रोडक्ट कॉल। यस, ये कर दिया। अभी सर्विस से कॉल गया डाउ को, तो डाउ से कुछ ना कुछ तो रिटर्न आएगा, तो वो भी क्या होगा, स्टेटस। डाउ भी क्या रिटर्न करेगा, स्टेटस 012, ये स्टेटस को रिटर्न करेगा। वही स्टेटस हम रिटर्न करेंगे कंट्रोलर को, तो यहाँ से जाएगा कंट्रोलर को। ठीक है, तो ये डाओ को कॉल देगा। तो डाओ में क्या लिखा है, डाओ में अगर जाके देखते तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक्चुअली वो सेव का काम होगा। यस, तो सेव करने के लिए यहाँ पे सेशन फैक्ट्री एटवाइड करनी पड़ेगी, और सेशन फैक्ट्री के लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था यहाँ पे। यस, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग ना क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बन के कंटेनर के अंदर लोड हो जाएगा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। तो सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट कंटेनर के अंदर है, तो कहीं पर भी हम उसको अटैच कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत हमें डाओ आईएमपीएल के अंदर पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम एटवाइड करते हैं, एटवाइड किसको एटवाइड करना है, प्राइवेट सेशन फैक्ट्री, क्योंकि सेशन फैक्ट्री की यहाँ पे ज़रूरत है, सेशन फैक्ट्री ORG हाइबरनेट का, ये जिसका नाम मैं देता हूँ फैक्ट्री। ठीक है, अब ये फैक्ट्री आएगा तो कंटेनर से आएगा, क्योंकि एटवाइड किया है ना, तो कंटेनर से जब भी आता है, अगर कंटेनर से आता है तो फुलफिल ही होके आएगा, मतलब ये नल नहीं है, इसके अंदर कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसके अकॉर्डिंग सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना, तो किसके साथ कनेक्ट हुआ वो सारा सेशन फैक्ट्री करता है। अभी सेशन फैक्ट्री से हम सेशन निकालेंगे। अभी यहाँ पे हम कोड करेंगे जो कि इस प्रोडक्ट को डेटाबेस में सेव करेंगे, सेव करने का कोड यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली किया जा सकता है, वैसे हाइबरनेट के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाती है, बट हम फिर भी क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग कैचेस हम लिखने वाले, अलग अलग स्टेट जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे फैक्ट्री से पहले तो सेशन ओपन करना है, तो इससे हमें सेशन मिलेगा। तो अल्ट शिफ्ट एल प्रेस करके मैंने क्या किया, उसका लेफ्ट साइड कंप्लीट किया, जिसका नाम ले रहा हूँ सेशन। यस, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है इतना पार्ट। सेशन मिल गया। सेशन मिलने के बाद सेशन के अंदर डायरेक्टली एक मेथड है, STSSION, सेशन डॉट सेव। ठीक है, बट सेव करने से पहले हम चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, जैसे मैंने पेन दिया, तो पेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेशन डॉट गेट। पहले गेट करके देखेंगे, इसके मल्टीपल वे हैं, चाहे तो फिर आप गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ऐसी ऐसी एक और मेथड लिखो जिसका नाम होगा गेट प्रोडक्ट बाय नेम। तो उस गेट प्रोडक्ट बाय नेम को आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। अभी हमारे पास वो मेथड नहीं है, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ सेशन डॉट गेट, एंड ये नाम देते हैं यहाँ पे, क्या क्या गेट करना है, उसका एंटिटी क्लास यहाँ पे देना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्लास, एंड यहाँ पे देंगे हम आईडी। यस, बट आईडी से नहीं, हमें प्रोडक्ट गेट करना है नेम से। तो गेट मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गेट मेथड काम करती है प्राइमरी की के ऊपर, और हम यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग क्या करना चाहते हैं, नेम के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को गेट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, बट नेम प्राइमरी की नहीं है, तो गेट मेथड उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो कैसे दिया जा सकता है, एक और तरीका है प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं चेक करने का। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सेशन डॉट सेव करेंगे, सेशन डॉट सेव, ओके, और यहाँ पे दे देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ये कर दिया। अब सेव के केस में हमें ट्रांजैक्शन कमिट करना पड़ता है, तो ये भी कोड लिखेंगे, सेशन
ट्रांजैक्शन कमिट कैसे करना पड़ता है, ये हाइबरनेट का पार्ट है। सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, हमें ट्रांजैक्शन मिलेगा, जो भी ट्रांजैक्शन मिला उसको कमिट कर देंगे। मतलब इस सेशन को, इस सेशन के अंदर जितनी भी वो क्वेरी हमने लिखी है सेशन डॉट सेव, इसको हम एक्चुअल डेटाबेस के अंदर कमिट कर रहे हैं। यस, कमिट होने के बाद अब क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं कि एक सिनेरियो, थोड़ा इसको ड्राई रन हैंड रन करके देखते हैं। जो यहाँ पे प्रोडक्ट आया ना, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में। तो कमिट करते समय एक एक्सेप्शन आएगा डुप्लीकेट एंट्री का। यस, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांसेस है। तो हम क्या करते हैं ना, जैसे ही एक्सेप्शन आता है तो वो कैच में चला जाएगा। करेक्ट। यस, तो उसको हम यहाँ पे प्रिंट भी करके देखते हैं, कोड चेंज करते रहेंगे। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, ओके। बट अगर मान लेते कि कुछ एक्सेप्शन नहीं है तो नेक्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो ही जाएगी। अब हम यहाँ पे एक ऐसी लॉजिक लगा रहे हैं, एक जुगाड़, इंटेजर स्टेटस, इनिशियली स्टेटस की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। बट जैसे ही सेव हो जाता है तो इसकी वैल्यू हम 1 करेंगे, स्टेटस की वैल्यू 1 कर दी, ओके, और रिटर्न में कर दिया स्टेटस, ओके। तो अगर सक्सेसफुली सेव हो जाता है विदाउट एनी एक्सेप्शन तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसने स्टेटस की वैल्यू 1 कर दी और रिटर्न होगा स्टेटस 1। करेक्ट। बट अगर मान लेते हैं कि कभी एक्सेप्शन आया, यस, तो एक्सेप्शन आने के बाद यहाँ पे कैच के अंदर आएगा। जैसे ही कैच के अंदर आता है तो स्टेटस की वैल्यू हम करेंगे 2, डन। स्टेटस की वैल्यू हमने चेंज कर दी 2 करके, तो या तो 1 जाएगा या फिर 2 जाएगा। यस, तो ये जाएगा सर्विस के पास यहाँ पे, यहाँ से जाएगा कंट्रोलर के पास, यहाँ पे आया। अब हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि अगर स्टेटस की वैल्यू इक्वल टू 1 है, 1 मतलब क्या, 1 जा रहा है सक्सेस की स्टेट में, तो अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और इसमें हम क्या करेंगे, बॉडी पास करेंगे। तो अगर स्टेटस इक्वल टू 1 है, यस स्टेटस 1 है, इसका मतलब क्या कि प्रोडक्ट सेव हो चुका है, तो हम करस्पॉन्डिंग मैसेज हम पास कर सकते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट एडेड, कुछ तो इस तरीके से मैसेज दे दिया। बट अगर मान लेते हैं कि एल्स इफ ये जो स्टेटस है, एल्स इफ ये जो स्टेटस है इक्वल टू अगर 2 है, 2 कौन से केस में आएगा, अगर एक्सेप्शन आएगा तो 2 है। करेक्ट। तो हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न तो करना ही है, बट उस समय रिटर्न होगा प्रोडक्ट नॉट एडेड, ओके, यस। और अगर स्टेटस कुछ और ही आता है, यस, तो रिटर्न मिल जाएगा। अभी पहले इसको टेस्ट करके देखते हैं और फिर सिनेरियो अलग अलग टेस्ट करने के बाद कोड के अंदर चेंजेस करेंगे। तो अब मैं फिर से इसको रन करने जा रहा हूँ, स्टार्ट। ओके, स्टार्टेड है। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, पोस्टमैन से वो सेव कर देंगे। मैं सेंड करता हूँ यहाँ से ये डेटा, प्रोडक्ट नेम सप्लायर आईडी। यहाँ पे डेटा पास कैसे किया, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर सप्लायर एक खुद ऑब्जेक्ट है, बट पूरा ऑब्जेक्ट नहीं, उसके अंदर का सिर्फ प्राइमरी की सेट करना है, तो सप्लायर आईडी दे दिया सेम कैटेगरी के लिए। तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट जाएगा, सेंड कर दिया। यहाँ पे देखो 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, 501 मतलब सर्वर साइड कुछ तो इशू आया। करेक्ट। सर्वर साइड से इशू, सर्वर साइड से इशू मतलब से जाके देखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, बिहेवियर इसका चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हाइड, ओके। सर्वर साइड पे देखो तो एक मिनट,
सर्वर साइड पे यहाँ पे कंसोल क्लियर कर लिया हमने। फिर से एक बार हिट कर लेते हैं सेंड, तो एग्जीक्यूट हो चुका है। और यहाँ पे कुछ दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि डावो IMPL में, अच्छा हाँ डावो IMPL में जाके देखना पड़ेगा। ई डॉट प्रिंट स्टैक टेस्ट तो कर दिया हमने, तो ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने 8090 दे दिया ना, यस 8090 कहीं और अलोकेटेड है, तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 91, ठीक है। /product/product सेव प्रोडक्ट। अब देखते हैं, देखो प्रोडक्ट नॉट एडेड आया, करेक्ट ना। और एक्सेप्शन कुछ तो आ गया है, पहले वो एक्सेप्शन समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आईडीज फॉर दिस क्लास मस्ट बी मैन्युअली असाइंड बिफोर कॉलिंग सेव। तो जो प्रोडक्ट है ना उसको हमने आईडी नहीं पास की ना, यहाँ पे हमने आईडी पास ही नहीं की, तो हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। बट चलो क्या करते हैं, टेम्पररी हम आईडी यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, बाद में चेक करेंगे कि आईडी कैसे दी जा सकती है, कैसे जनरेट की जा सकती है, बाय यूजिंग हाइबरनेट या फिर कोई बिजनेस लॉजिक के थ्रू आईडी को कैसे जनरेट किया जाता है ये भी देखेंगे। तो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, मैं देता हूँ प्रोडक्ट आईडी मैन्युअली। तो ऐसे ही इश्यूज लेके आना है ताकि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ID 101 कॉमा, ठीक है। अब तो सारा सही है, कंसोल क्लियर कर लेते हैं और एक बार फिर से उसको एग्जीक्यूट करते हैं सेंड। फिर भी नॉट एडेड आया। अब जाके देखते हैं कि इशू क्या है। तो एरर फाइल कमिटिंग ट्रांजैक्शन क्या हुआ, तो अभी देखो एरर जब रिजॉल्व करोगे तो ये सब नहीं समझ में आता है, तो इसको थोड़ा इग्नोर कर देना। इसमें से जितना समझ में आता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉज बाय में दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस अनसेव ट्रांजेंट इंस्टेंस, ओके सेव द ट्रांजेंट इंस्टेंस बिफोर फ्लैशिंग प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी, ओके। मतलब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट हम पास कर रहे हैं उसके अंदर कैटेगरी एंड सप्लायर पास कर रहे हैं ना, तो कैटेगरी को ही क्यों पकड़ा, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनली वो कैरेक्टर वाइज ले रहा है, यस। तो कैटेगरी का जो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं ना वो एक इंस्टेंस डेटाबेस के अंदर अटैच नहीं है, डेटाबेस के साथ वो अटैच नहीं है जो वन हम दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सेव करने से पहले चेक कर रहा है कि कैटेगरी एंड सप्लायर एग्जिस्ट करते हैं क्या। बट हमने अभी तक सप्लायर एंड कैटेगरी की ईपीआई लिखी नहीं है सेव की, तो डेटा कैसे ऐड करेंगे, पहले वो लिखना पड़ेगा। बट अभी टेम्पररी क्या करते हैं, सप्लायर एंड कैटेगरी के लिए डेटाबेस में हम डेटा मैन्युअली ऐड करते हैं। जैसे कैटेगरी 1 होगी, कैटेगरी नेम होगा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए डिलीवरी चार्जेस होंगे 150 रुपीज़, ये रुपीज़ में है। डिस्काउंट होगा 12%। डिस्क्रिप्शन मैं लिख लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ओके। जीएसटी इसके ऊपर होगा 50%। समथिंग ये डेटा है हमारे पास, अप्लाई कर दिया, फिनिश। अब देखो कैटेगरी तो मिल जाएगा, अभी सप्लायर हमने नहीं किया। अब देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या आता है। कंसोल को क्लियर किया एंड सेंड कर दिया, फिर भी नॉट एडेड आया, ओके। अब देखेंगे ना तो कॉज बाय पकड़ते हैं, अभी पता चला कॉज बाय में वो इशू पता चल जाता है। यहाँ पे आके देखे थे तो अभी कैटेगरी तो हो गया बट अभी आया इशू सप्लायर के लिए। तो फिर सप्लायर भी चेक किया तो डेटाबेस में कोई सप्लायर नहीं था, जो आप दे रहे हो वन आईडी का सप्लायर नहीं है। तो वन आईडी का सप्लायर हमें पहले यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ये क्यों चेक कर रहा है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट सेव कर रहे हैं ना तो प्रोडक्ट का मैपिंग किया हुआ है सप्लायर एंड कैटेगरी के साथ। तो सेव करने से पहले हर बार चेक किया जा रहा है जो आप कैटेगरी का एंड सप्लायर का डेटा दे रहे हो, जो प्राइमरी की दे रहे हो, जो आप रेफरेंस बनाना चाहते हो प्राइमरी की एंड फॉरेन की का, तो सप्लायर एंड कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए, नहीं तो हम रेफरेंस नहीं दे सकते। इसीलिए जब भी प्रोडक्ट ऐड करोगे, जब भी आप सप्लायर एंड कैटेगरी दे दोगे तो कंफर्म करना कि कैटेगरी एंड सप्लायर वो जो भी रेफरेंस हम दे रहे हैं वो डेटा एग्जिस्ट करता है क्या। तो कैटेगरी का तो कर दिया, अब हम करेंगे सप्लायर का। तो सप्लायर भी 1, सिटी बिलोंग करते हैं पुणे से, ओके। कंट्री IND इंडिया, INDIA इंडिया। मोबाइल नंबर एक रैंडमली नंबर ले देते हैं, देन फिर पोस्टल कोड 4182,
सप्लायर का नेम यहाँ पे, सप्लायर का नेम कैसे देंगे? अभी रियल टाइम एग्जांपल के लिए ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे सप्लायर, इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर इन पुणे ऐसे ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टेम्परेरी लिखता हूँ, रवि इलेक्ट्रॉनिक्स, रवि एंटरप्राइजेस। यस, डेटा सेव कर देते हैं। अभी देखो सप्लायर वन जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, मतलब जब भी वो प्रोडक्ट सेव करने से पहले ट्राई करेगा कि सप्लायर है या सप्लायर एंड कैटेगरी है या नहीं, तो उनको अब ये सप्लायर मिल जाएगा। अब देखते हैं सेव होता है या नहीं। ठीक है, कंसोल को क्लियर, फिर से डेटा सेंड। अब देखो प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। कंसोल में आके देखते हैं तो इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। डेटाबेस में आके चेक करते हैं तो प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पे आ चुका है, करेक्ट। एंड जो सप्लायर आईडी एंड कैटेगरी आईडी हम रेफरेंस में दे रहे थे, देखो ये वाला यहाँ पे चला गया, करेक्ट। यस, तो कुछ इस तरीके से हमने सेव का ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो और भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केसेस हम यहाँ पे चला के देख सकते हैं। जैसे कि अभी क्या करते हैं ना, फिर से हम चला के देखेंगे। यस, ये आईडी का, इसी आईडी का, या फिर मैं आईडी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोडक्ट आईडी 2, बट प्रोडक्ट नेम सेम रखता हूँ, प्रोडक्ट नेम मैं सेम रख रहा हूँ। तो ये यूनिक होने की वजह से इसने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इस केस में क्या एक्सेप्शन देता है वो चेक करना है। सेंड, तो बस देखो प्रोडक्ट नॉट एडेड इतना तो आया, बट यहाँ पे देखोगे तो एक्सेप्शन रेज हुआ ना, उसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन है डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्शन, करेक्ट। और उसको हैंडल करना है तो हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा, एसक्यूएल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन, इसको हैंडल करना पड़ेगा। बट एक्चुअली ये एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, ये तो इंटरनल एक्सेप्शन है, ये ऐसे हायरार्की है, ये इंटरनल है। उससे पहले ये वाला कॉल हुआ कंस्ट्रेंट वायलेशन एक्सेप्शन, उससे पहले ये परसिस्टेंस एक्सेप्शन कॉल हुआ, एंड उससे भी पहले कुछ है क्या? तो नहीं। यस, यही एक लास्ट है, कॉज बाय परसिस्टेंस एक्सेप्शन। मतलब अगर हम परसिस्टेंस एक्सेप्शन को ट्राई कैच के अंदर हैंडल करेंगे तो एक प्रॉपरली मैसेज दे पाएंगे। कैसे? तो हम यहाँ पे आते फिर से, इस कैच से पहले हम एक और कैच लिखेंगे, वो होगा परसिस्टेंस एक्सेप्शन। ओके, और यहाँ पे हमें प्रिंट करके नहीं देखना है, हमें जस्ट यहाँ पे स्टेटस कोड चेंज करना है। स्टेटस कोड इक्वल टू 3 करेंगे। अभी 3 स्टेटस कोड कब जाएगा? अगर परसिस्टेंस एक्सेप्शन आएगा। परसिस्टेंस एक्सेप्शन हो सकता है कि डुप्लीकेट एंट्री की वजह से आ रहा है, ठीक है। उतना भी स्ट्रॉन्ग कोड नहीं है, बट फिर भी हम उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, पहले से और बेटर बना दिया। तो अगर स्टेटस कोड 3 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डुप्लीकेट हो गया। अगर 2 है तो कुछ अलग सा इश्यू है, और अगर 1 है तो सेव हो चुका है। तो अभी 3 का स्टेटस चेक कर लेते हैं डाउ कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पे एक और एल्स लिखेंगे, एल्स। तो पॉसिबिलिटी क्या है? 1 2 3 ना। तो अगर 1 है तो प्रोडक्ट एडेड, 2 है तो प्रोडक्ट नॉट एडेड। नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे समथिंग रॉन्ग। समथिंग रॉन्ग, बट अगर ये दोनों भी नहीं है तो 3 हो सकता है। तो 3 के केस में हम लिखेंगे रिटर्न क्या, प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, डुप्लीकेट है तो ऐसा मैसेज दे सकते हैं। प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये दे दिया। अभी इस रिटर्न की कोई जरूरत नहीं, हटा दिया, सेव। अब देखो कोड चेंजेस किए, डेव टूल की वजह से ऑटोमेटिकली ये रिस्टार्ट हो चुका है। अब जाके देखते हैं फिर से यही। हाँ, अब इस केस में प्रॉपरली मैसेज आना चाहिए और कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, वो हैंडल कर लिया हमने। सेंड, तो देखो समथिंग रॉन्ग आया। ओके, तो एक मिनट, ये प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब ये कहाँ पे गया? ये डाउ की केस में सेव करना ही बाकी था, सेव नहीं किया था हमने। ओके, अब देखो ये यहाँ पे आना चाहिए ना, परसिस्टेंस एक्सेप्शन आ रहा है तो ये यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे हमने ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस नहीं किया था, इसका मतलब
ये ई डॉट प्रिंट स्टैक टेस्ट की वजह से वो इश्यू दिख रहा था, मतलब ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था, बट एक्चुअली थ्रो कौन सा हो रहा है, ये वाला ना, तो ये सेव ही नहीं हुआ, इसीलिए वो आया था। अब देखते हैं एक बार करके फिर से सेंड। अब देखो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट आया एंड यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब हमने उसको प्रॉपरली हैंडल कर लिया। तो ऐसे ही एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाता है, अलग अलग कैच के थ्रू अलग अलग एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है एंड अप्रोप्राइट मैसेज दिया जाता है, या फिर इसका कोई अल्टरनेटिव कोड यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन हमने कंप्लीट किया। ऐसे ही बाकी सारे ऑपरेशन हम लिख सकते हैं, गेट ऑल, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी इस वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करना था, तो एक वीडियो तो इसी में चला गया। आगे और इस सीरीज के अंदर बहुत सारे वीडियोज आएंगे, बाकी सारे ऑपरेशन हम करके देखेंगे। इंपोर्ट एक्सेल शीट के ऊपर भी हम काम करेंगे। देन फिर ये डेटा वैलिडेशन, कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग, ईपीआई डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमें करके देखनी है। एंड उसके बाद इसी प्रोजेक्ट के ऊपर रियल टाइम एग्जाम्पल, जैसे कि कंपनी में कैसे काम होता है, कैसे टास्क आते हैं, ये सारे हम इसी प्रोजेक्ट के अंदर करके देखने वाले। ओके, थैंक यू गाइज।